मंगलवार बाजार में ससुराल। 2 घंटे हो गए सिया को रसोई में गए, अभी तक बाहर नहीं आई। आखिर कर क्या रही है अंदर? सिया, ओ सिया, 2 घंटे हो गए तुझे रसोई में आए, आखिर क्या कर रही है तू वहां? नाचने की प्रैक्टिस कर रही हूँ माँ जी, आइए आप भी ज्वाइन कीजिए, आइए आइए। तू नाच क्यों रही है लेकिन? और तुझे पता है ना मेरे घुटने ज्यादा काम नहीं करते, मैं कैसे तुझे ज्वाइन करूंगी? तो माँ जी आपको क्या लगता है मैं सच में यहाँ रसोई में नाच रही हूँ? अरे आप देखिए आसपास सारा किचन फैला हुआ है, वही समेट रही हूँ। तो सीधा जवाब नहीं दे सकती थी क्या? पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। आजकल ना मेरा दिमाग सही चलता है ना ही मेरे हाथ। पहले सारे घर का खाना बनाओ, उसके बाद रसोई को साफ करो, बर्तनों को साफ करो, राशन खाली करके रखो, सब्जियां लेकर आओ। मैं ना बहुत थक जाती हूँ माँ जी। तो अब कर भी क्या सकते हैं, तुझे तो पता है मेरे घुटने इतने दर्द करते हैं कि मुझसे ज्यादा काम होने से रहा। अब पूरा कर तो तुझे ही देखना बेटा, हमने तो अपनी जवानी में सब कुछ संभाला हुआ था। माँ जी आजकल जवानी रहती कहाँ है? 30 की उम्र में हमें कमर दर्द, सर दर्द, पैरों में दर्द और भी पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है। हाँ बात तो तेरी भी सही है, लेकिन चल अब ये सब छोड़ और तू बता इसका उपाय क्या है? इसका बस एक ही उपाय है, मेरे लिए देवरानी ला दीजिए। अभी हम 2 लोग संभालने वाले होंगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। वैसे शिखर के भी अब उम्र तो हो चुकी है, लेकिन कोई अच्छी मिले तब ना। माँ जी आप अपने मायके से साइड की कोई लड़की क्यों नहीं देखती शिखर के लिए? उस दिन मौसी जी कह रही थी उनके देवरानी की बेटी हमारे ही शहर में रहती है। सिया तूने अच्छा याद दिलाया, मैं आज ही कविता से बात करती हूँ उस लड़की के बारे में। मैं तो कहती हूँ अगर वो लड़की भी राजी हो तो हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा देंगे, जिससे मुझे ये सब अकेले ना करना पड़े। राधिका अपनी बहन कविता से बात करती है तो पता चलता है कि वो लड़की भी इनके घर के आसपास ही रहती थी। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और शादी भी जल्दी ही तय हो जाती है। देखिए माँ जी, कहाँ हम 1 महीने पहले बात कर रहे थे कि छोटी बहू रानी को लाना है, और आज प्रिया हमारे साथ भी खड़ी है। अरे प्रिया, वैसे तो कहते हैं पति अपनी पत्नी को भगवान से मांगता है, लेकिन यहाँ तो सिया ने ही भगवान के कान खा लिए थे कि मुझे देवरानी मिल जाए। हाँ नहीं तो क्या, मैंने तो मांगा ही था क्योंकि मुझे भी कोई सहारा चाहिए था। अब मुझसे ये सब अकेले नहीं संभल रहा था। चलो अब मैं तो मुक्त हो गई, अब तुम दोनों देवरानी जेठानी जानो कि कैसे घर को चलाना है, क्या बनाना है, क्या लाना है। जी माँ जी, अब आप घर की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं और जीजी है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। शादी की भागदौड़ में मैंने रसोई पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब देखो ना सब्जी है ना ही राशन, सब कुछ खत्म होने को आ गया। तो आज एक काम करो ना, शाम को दोनों देवरानी जेठानी निकल जाना और बाजार से लेकर आ जाना सब कुछ। हाँ आज तो मंगलवार है, मंगलवार बाजार भी तो लगती है। कौन सी बाजार? मंगलवार बाजार माँ जी, आप दोनों को नहीं पता मंगलवार बाजार के बारे में? नहीं, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ उसका। अरे ये बाजार हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही लगती है, हर मंगलवार को लगती है। हमें यहाँ रहते हुए इतना वक्त हुआ है, आज तक मुझे पता ही नहीं है कि हमारे घर के पीछे ही ये मंगलवार बाजार लगती है। हाँ जीजी, वहाँ इतनी सस्ती चीजें मिलती है कि आप चौंक जाएगी कि इतना सस्ता भी कुछ होता है क्या। अरे फिर तो तुम दोनों को जरूर जाना चाहिए सिया। हाँ अगर प्रिया कह रही है तो हम शाम को ही चलते हैं मंगलवार बाजार में। प्रिया के आने से सिया को काफी राहत सी हो गई थी और प्रिया ने एक नई बात भी बताई थी कि उनके घर के पीछे ही एक मंगलवार बाजार लगती है, जिसे सुनकर तो सिया और भी उत्साहित हो गई थी। वाह प्रिया, ये बाजार तो सच में हमारे घर के पास ही थी, मुझे तो आज तक इसके बारे में पता ही नहीं था। तभी तो मैं आपसे कह रही थी जीजी कि आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बाजार सिर्फ मंगलवार को ही लगती है क्या? हाँ जीजी, ये हर मंगलवार को लगती है, लेकिन यहाँ आपको हर एक चीज मिल जाएगी घर की। अरे ये देखो, ये 10-10 रुपए में चाय के कप मिल रहे हैं। जीजी अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये बाजार इतनी बड़ी है कि आपको सब्जियां, राशन, घर की सारी चीजें सब कुछ मिल जाएगा। अरे भैया, ये लौकी कितने की दी? 20 रुपए किलो बहन जी, कहिए कितनी पैक कर दूं? वाह इतनी सस्ती सब्जियां। भैया आप तो ये 2 किलो पैक कर दीजिए। प्रिया ने जैसा बताया था मंगलवार बाजार बिल्कुल वैसी थी। वहाँ इतनी सस्ती चीजें और सब्जियां थी कि सिया से रुका ही नहीं गया और वो बहुत कुछ उठाकर ले आई। छलनी? अरे लेकिन हमारे पास तो पहले से 5 छन्नियां है ना। लेकिन माँ जी वहाँ 5 रुपए की एक मिल रही थी, कहाँ मिलती है इतनी सस्ती। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? एक ब्रश, कप, साबुन, तेल की बोतल,
अरे ये सब तो हमारे घर में सब पड़ा है, ये क्यों उठाकर लेकर आई तुम दोनों? अरे माँ जी, अब सब कुछ इतना सस्ता और अच्छा था कि हमसे रहा ही नहीं गया, इसलिए हम सब कुछ लेकर आ गए। बताओ, ये भी कोई बात हुई भला? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ले आई हो तो अगली बार से जिस चीज की जरूरत हो ना वही चीजें ले आना, ठीक है? जी माँ जी। सब्जियां भी कुछ ज्यादा नहीं लग रही? हमारे घर में तो लौकी 1 किलो ही काफी होती है, तुम 2-2 किलो उठाकर ले आई हो। पालक भी 4 किलो लग रही है। अरे कौन खाएगा इतना सब? अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पालक और लौकी का सूप बना दूंगी। अब इतनी सस्ती सब्जियां हमें कहाँ मिलती। ठीक है फिर, जैसा तुम दोनों को समझ आए। सिया और प्रिया मंगलवार बाजार से सच में कुछ ज्यादा ही सामान उठा ले आई थी। शायद पहली बार इतना सस्ता सामान देखकर उनसे रहा नहीं जा रहा था। लेकिन अभी ये सब्जियां और सामान खत्म ही नहीं हुआ था कि वो दोनों अगले हफ्ते फिर चली गई मंगलवार बाजार। प्रिया, ये तुमने बहुत अच्छी बाजार बता दी है। मुझे तो यहाँ चीजें देखने में ही बड़ा मजा आता है। हाँ तो मंगलवार को यहाँ आ जाया करेंगे फिर। इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा और हम कुछ इक्का दुक्का सामान भी ले लेंगे घर के लिए। हाँ, ये बात सही है। ये देखो, मसूर दाल 50 रुपए किलो की मिल रही है, ले ले क्या? लेकिन हमारे घर में तो मसूर दाल कोई खाता ही नहीं है। अरे ले जाएंगे तो खाना भी शुरू कर देंगे। भैया, आप 3 किलो कर दीजिए दाल। मुझे तो झुमके बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, मैं ये ले लेती हूँ। हाँ ले 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 ले, 20 रुपए के तो है, काम आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ये 10 ही ले लूं। सिया और प्रिया इस बार भी बहुत सारा सामान मंगलवार बाजार से उठाकर ले आई थी, जिसके घर में उनको जरूरत भी नहीं थी। 10 खुशबू वाले साबुन, ये 5 तरह की नेल पॉलिश, ये तो पट्टे, और ये क्या 3 किलो मसूर दाल, 2 किलो तुरई, 4 किलो बैंगन। ये क्या लेकर आई हो तुम दोनों? माँ जी, फायदा करवा के आए हम। और नहीं तो क्या माँ जी, कितना फायदा हुआ देखिए तो जरा। इतना सस्ता कहीं आपको मिल सकता था क्या? अरे लेकिन इन सब चीजों की हमें जरूरत ही नहीं थी, क्यों लेकर आई तुम दोनों? अरे माँ जी, किसी को गिफ्ट देने में काम आ जाएंगे और क्या। माना कि मंगलवार बाजार में सारा सामान बड़ा ही सस्ता मिलता है, लेकिन हमें जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है वो लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, सब्जी तो देखिए कितनी ताजी है। अरे तुरई हमारे घर में सिर्फ मुझे पसंद है, और कोई खाता ही नहीं, क्या करेंगे इसका? और ये मसूर की दाल तो हमारे घर में आज तक बनी ही नहीं। ये तुम दोनों 3 किलो लेकर आ गई। माँ जी, हमें नया नया सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, आप ही तो कहती हैं। अरे बस बहुत हो गया, तुम दोनों को अगले हफ्ते मंगलवार बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, वहाँ सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती है। पहले ये सारी सब्जियां खत्म करो जो लेकर आई हो, उसके बाद ही मंगलवार बाजार से और कुछ आएगा। अरे माँ जी सुनिए तो। माँ जी तो गुस्सा हो गई, अब क्या करें? सोचा था हर हफ्ते जाएंगे और मजे करेंगे, लेकिन ये सब्जियां और सामान खत्म करते करते तो 1 महीना हो जाएगा हमें। हाँ, कुछ तो सोचना होगा। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज की लत लग जाए तो फिर आप उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बस दोनों जिठानी देवरानी लग गई जुगाड़ करने में। अरे आंटी, आप लीजिए ना, ये खुशबूदार साबुन सिर्फ 10 रुपए के 4 है। क्या सच में? हाँ, अब हमने इतना सारा सामान मंगवाया है विदेश से, तो हम अपने पड़ोसियों को सस्ते दाम पर दे ही सकते हैं ना, इसलिए आप दिल खोल कर लीजिए। और आपकी कुछ और सहेलियां हो उन्हें भी कहिएगा, यहाँ हमने बहुत सारा सामान विदेश से मंगवाया है। और ये सब्जी कितने की दी? अरे आंटी, आप क्या पूछ रही हैं, आपको जितनी चाहिए ले जाइए, आपसे हम थोड़ी ना ज्यादा पैसे लेंगे। 20 रुपए की 3 किलो है आपके लिए बस। ये सब्जी भी विदेश से मंगवाई क्या? अरे सब कुछ विदेशी है, हम तो सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, जिससे आपको विदेश का सामान और सब्जियां यहाँ कम दाम पर मिल सके। वाह बेटा वाह, जीती रहो तुम दोनों, भगवान बहुत सारी खुशियां दे तुम दोनों को। बस यही तो चाहिए हमें आंटी। लीजिए लीजिए, मैं थैले में डाल देती हूँ। दोनों जिठानी और देवरानी का जुगाड़ू दिमाग ऐसा चला कि दोनों ने सारा सामान 5 दिन में ही खत्म कर दिया, और अब फिर से आ गया था मंगलवार। क्या? सारा सामान, सब्जियां, सब कुछ खत्म हो गया? लेकिन कैसे? माँ जी, आपने कहा था खत्म करना है तो हमने खत्म कर दिया। अब आप सिर्फ आम खाइए ना, गुठलियां मत गिनिए। तुम दोनों ने ऐसा तो क्या किया कि इतना सारा सामान 5 दिन में गायब हो गया? फिर वही बात, हमने आपकी बात मानी ना, सामान, सब्जियां, राशन सब कुछ खत्म कर दिया। अब घर में कुछ भी नहीं है। अब हम जा रहे हैं मंगलवार बाजार। इन दोनों ने आखिर ये सब किया कैसे? खिचड़ी क्या पका रही है दोनों? राधिका को कहाँ पता था कि उसकी बहुएं मंगलवार बाजार से सामान और सब्जी ला रही हैं और यहाँ पड़ोसियों को विदेशी सामान कहकर बेच रही है।
पहले पहले तो उन दोनों को सिर्फ सामान को खत्म करने से मतलब था, लेकिन अब तो वो सस्ता सामान दुगने दाम में बेच रही थी। अब इतने सारे लोग लेने आ रहे हैं तो क्यों ना हम भी कुछ मुनाफा कमा ही ले। आपने बिल्कुल सही कहा जीजी, वैसे भी हम बाकी दुकानों से तो कम ही दाम ले रहे हैं ना इनसे। हाँ, यहाँ से मुनाफा कमाकर हम हर हफ्ते नई चीज लेंगे मंगलवार बाजार से। जीजी, हम कितने स्मार्ट है ना, और माँ जी है कि हमें ऐसे ही डांटती रहती है बस। अरे जब हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे ना तो माँ जी हमारा स्वागत करेंगी, देखना। तब उन्हें हमारी असली पहचान होगी। सिया और प्रिया दोनों जो जुगाड़ लगा रही थी वो काम कर गया था। वो अब हर हफ्ते मंगलवार बाजार जाती और ढेर सारा सामान लेकर आ जाती और यहाँ दुगने दाम पर बेचने लगी थी। माँ, आजकल आपकी बहुएं बहुत ही सुधर गई है। क्या बात है, आज पहली बार तो उनकी तारीफ कर रहा है। अरे पिछले हफ्ते, मतलब कई हफ्तों से सिया ने कोई खर्चा ही नहीं मांगा, ना ही जिद की है शॉपिंग की। लगता है वो समझदार हो गई है। भैया, आपने ये बात पते की प्रिया भी आजकल मुझसे कोई पैसा नहीं मांगती, ना ही उसने मुझसे कहा कि मुझे बाजार ले चलो। तुम दोनों सच कह रहे हो कि उन दोनों ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए? माँ, आपको क्या लगता है हम पैसे के मामले में उनके बारे में इतनी झूठी तारीफ करेंगे क्या? अगर वो तुम दोनों से पैसे नहीं ले रही तो फिर हर हफ्ते शॉपिंग कैसे करती है? क्या हर हफ्ते शॉपिंग करती हैं? हाँ, तुम दोनों को पता नहीं है क्या? प्रिया ने उन्हें किसी मंगलवार बाजार के बारे में बताया है जो हमारे घर के बिल्कुल पीछे है। वहीं से पता नहीं क्या क्या उठा कर ले आती है दोनों। मैंने तो कितनी बार मना किया लेकिन वो दोनों मेरी सुनती कहाँ है। भैया, कहीं माँ उसी मंगलवार बाजार की बात तो नहीं कर रही? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तुम दोनों किस बाजार की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे माँ, हमारे घर के पीछे जो मंगलवार बाजार लगती है ना, वो असल में चोर बाजार जैसी है, जहाँ बचा हुआ एक्स्ट्रा सामान ले आते हैं और यहाँ कम दाम पर बेच देते हैं, लेकिन ये चीजें डिफेक्टिव और पुरानी होती हैं। हे भगवान, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? हाँ, इसीलिए तो यहाँ इतने साल रहने के बाद भी हमने कभी आपको मंगलवार बाजार के बारे में बताया ही नहीं। तभी मैं कहूँ, इतना सस्ता सामान आखिर इन दोनों को मिल कैसे रहा है? लेकिन आप कह रही कि ये दोनों हर हफ्ते सामान लाती है, लेकिन हमें तो कोई सामान दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो उन दोनों ने कमरे में सामान को छुपा कर रखा होगा। नहीं माँ, हमारे कमरे में कोई भी सामान नहीं है। तो इतने हफ्तों से लाया हुआ सामान आखिर गया कहाँ? घर में किसी को नहीं पता था कि सिया और प्रिया दोनों सामान को बेच रही थी और उन दोनों को नहीं पता था कि वो सामान डिफेक्टिव और पुराना है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ऐसा सामान देते हुए? अरे क्या हुआ आंटी, आप इतना गर्म क्यों हो रही है? अरे शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। जैसा काम तुम दोनों ने किया है ना, उसके लिए तो पुलिस लेकर आनी चाहिए। अरे क्या बोल रही हैं आप? सही कह रही है बहन जी, विदेश का सामान बोलकर तुम लोग हमें डिफेक्टिव सामान बेच रही हो, वो भी दुगने दाम पर। डिफेक्टिव सामान? हाँ, ये देखो, साबुन अंदर से खराब है, इसमें कोई खुशबू ही नहीं है। और ये ब्रश और चाय के कप तुम लोगों ने हमें बेचे हैं जो एक बार में ही टूट गए। प्रिया, ये क्या हो रहा है? पता नहीं जीजी, ये कैसे हो गया? अब हमें हमारे पैसे वापस दो। हाँ, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। सिया और प्रिया को भीड़ ने घेर लिया था और तभी मौके पर उनके पति और सास आ जाती है। अरे रुको रुको, सबके पैसे वापस मिलेंगे, आप लोग जरा शांति रखिए। आपके कितने पैसे हैं आंटी? मैंने इनसे 500 रुपए का सामान लिया था। ये लीजिए आपके पैसे। तुम लोगों ने जो इनसे पैसे लिए थे वो कहाँ है? वो तो हमने खर्च कर दिए और बाकी का फिर से सामान लेकर आ गए। तुम्हें पता भी है, जहाँ से तुम दोनों सामान ले रहे थे वो चोर बाजार की तरह बाजार थी, जहाँ पुराना और डिफेक्टिव सामान बेचा जाता है। क्या पुराना और डिफेक्टिव? हाँ, इसीलिए आप दोनों इस झमेले में पड़े हो। ये तो भैया ने इन लोगों के पैसे वापस कर दिए, नहीं तो पता नहीं ये सब आपके साथ क्या करती। देखा, तभी कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सॉरी माँ जी, अब हम समझ गए, हम ऐसे लालच में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, आज से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। चलो, अब इनको इस चीज से सबक तो मिल गया। अब कहाँ जा रही हो दोनों? घर इस तरफ है। अब घर में सब्जियां और राशन तो है नहीं, तो वही लेने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये शास्त्री नगर के बाजार की तरफ जा रही हो ना? जीजी, मंदिर के पीछे एक जुम्मा बाजार भी लगती है। और सब चिल्लाकर एक साथ बोल पड़ते हैं, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। चलो भाई शुरू हो जाओ, मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। हाँ भाई, भूख तो लग रही है बहुत तेज की। एक तो ऑफिस का लंच टाइम भी बहुत लेट होता है।
ऑफिस के सभी स्टाफ अपना लंच का डिब्बा लेकर एक साथ बैठते हैं और जब सब अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो कोई शाही पनीर लेकर आया होता है, पर आज भी रजत के डिब्बे में थे टिंडे, जिसे देखकर उसके कुछ साथी हंसते हुए उससे कहते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ टिंडे। क्या रजत भाई, कभी हमारी तरह शाही पनीर भी लेकर आया करो। हाँ भाई, मैं थोड़ी ना खाना बनाता हूँ, और वैसे भी मेरे घर में मेरी माँ की चलती है। भूल गए अपने बचपन के दिन, जो मिलता था वही खाना पड़ता था, और अगर नहीं खाना तो खुद बनाओ। इसीलिए माँ और बीवी जो बना कर दे दे वो सब चलता है। वैसे भी टिंडे सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। हाँ भाई, तू तो बोलेगा ही, आखिर तेरे घर में रोज टिंडे जो बनते हैं। अगर तेरे घर में रोज पनीर बनता तो तू पनीर को प्रेफर करता। कोई बात नहीं, टिंडे हो या पनीर, पेट भरने से मतलब होना चाहिए। जो बीवियां बना कर दे दे चुपचाप खा लेना चाहिए। वही तो भाई, लास्ट में ही सही, पर तू मेरी फीलिंग को तो समझा। रजत अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बातें करके खाना शुरू करता है। देखते ही देखते शाम आ जाती है और वो ऑफिस से घर आता है। रात को भी जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और रजत खाने में आज भी टिंडे देखता है तो इस बार उसका मुंह बन जाता है। तभी उसका बेटा राहुल टिंडे देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे टिंडे नहीं पसंद, आप रोज रोज टिंडे बनाती हो। राहुल बेटा, टिंडे सेहत के लिए अच्छे होते हैं और तुम्हारी दादी को बहुत पसंद है। रहने तो इसके बहुत नाटक बढ़ गया। अगर खाना होगा तो खाएगा, वरना भूखा सोएगा आज। रहने तो शीतल, क्यों मेरे बेटे को डांट रही हो? सही तो बोल रहा है। रात में भी तुम टिंडे बना लेती हो और टिफिन में भी टिंडे भर देती हो। जानती भी हो, रोज एक ही खाना ले जाने की वजह से आज भी मेरे दोस्त हंस रहे थे खाने में टिंडे देखकर। हाँ तो अपने दोस्त से कहो, यही सेहत के लिए अच्छा होता है। और बाजार में सब्जी के दाम देखे कैसे आसमान छू रहे हैं। शीतल, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तुम्हें सब्जी के पैसे ही नहीं देता। अरे कभी तो कुछ अच्छा भी बना दिया करो। रोज टिंडे, घिया, तोरी कौन खाता है? कभी पनीर, चाप, दम आलू जैसी सब्जी बनाया करो। भाभी भैया बात तो सही कह रहे हैं, पता नहीं इस घर की औरतों को टिंडे इतने पसंद क्यों है। देवर जी, भैया की बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन नहीं खाता टिंडे, घिया, तोरी? एक बार जाकर बाजार में देखो, सबसे ज्यादा बिक्री इन्हीं सब्जियों की है। पड़ोसियों के घर में देखो, सबके घर में यही खाना बन रहा है। रोज पनीर खाओगे ना तो मन भर जाएगा, पर ये ऐसी सब्जी है जिसे रोज खाने से भी मन नहीं भरता। शीतल की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है और जब वे लोग मुंह बनाकर खाना खाते हैं तो उन्हें सब्जी में मिर्च तेज लगती है, जिसके बाद सभी घर के सदस्य खाने की टेबल से उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ, आप लोगों ने खाना क्यों छोड़ दिया? क्या खाए, टिंडे खा खाकर मन भर चुका है, और ऊपर से सब्जी में इतनी मिर्च नहीं खानी हमें। छोड़ दे बहू, इन सबके नखरे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। बस बहानेबाजी है इन लोगों की। एक काम कर, 2 दिन पनीर वनीर बना कर दे, फिर देख 32 तो खुलेगी, पर तीसरे दिन पनीर का नाम नहीं लेंगे। रहने दो माँ, तुमने भी हमें बचपन से टिंडे ही खिलाकर बड़ा किया है, और मैं नहीं मानता कि सबके घर में रोज टिंडे बनते हो। कोई नहीं खाता रोज टिंडे। मेरे ऑफिस में आकर देखो, रोज लोग बदल बदल के खाना लाते हैं। हमारे घर के अलावा कोई नहीं खाता ये सब्जियां। अरे पूछता भी नहीं है जो तुम हमें खिलाती हो। मेरे हाथों की सब्जी पूरे मोहल्ले को पसंद है, फिर चाहे वो टिंडा हो या पनीर। अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर के किसी एक आदमी को भी अपने हाथ का टिंडा खिलाकर दिखाओ। अगर उस इंसान ने तुम्हारी और तुम्हारे टिंडे की तारीफ कर दी ना, तो मैं रोज टिंडे खाना शुरू कर दूंगा चुपचाप। आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, चैलेंज ही समझो। अच्छा, ऐसी बात है। अगर ये आपका चैलेंज है ना, तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। अब आप देखना, एक क्या, मैं पूरे मोहल्ले और बाकी लोगों को भी अपने हाथों के टिंडे खिलाऊंगी। दीदी जोश में होश मत खोइए, जेठ जी आपको चिढ़ा रहे हैं और आप चिढ़ रही हैं। अरे नहीं पूजा, अब मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम देखना कैसे मेरी टिंडे मेरी स्पेशल सब्जियों में से एक बनती है। शीतल को अपने पति की कही बात बुरी लगती है और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां शीतल गुस्से में सारे कपड़े ठीक करके अलमारी में रख रही होती। अपनी बीवी को गुस्सा देख रजत उसे प्यार से कहता है, मुझसे नाराज हो क्या? अरे भूल जाना बाकी बातों को, मैं तो कभी कुछ भी बोलता रहता हूँ। चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पर हाँ, कल कुछ और बना देना। दरअसल ना 1-2 दिन से टिंडे लेकर जा रहा हूँ, और बाहर ना एक ही सब्जी रोज रोज खाना अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपको टिंडे तभी खिलाऊंगी जब मेरे हाथों के टिंडे बाहर के लोग खाएंगे। अरे यार, तुम तो जिद पकड़ कर बैठ गई हो। अब जो करना है करो, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। रजत भी नाराज होकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन शीतल और पूजा अपने पति के लिए पनीर बना देती है, और जब ऑफिस में पवन और रजत अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो आज पनीर देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है।
अरे क्या यार, तू भी ना मेरी तरह रोज टिंडे लौकी लाने लगा। देख आज मैं पनीर लाया हूँ। भाई एक दिन पनीर लाने से कुछ नहीं होता। अरे भाई तो कौन सा पनीर रोज रोज ले जाते हैं, पनीर तो कभी कभी खाने में ही स्वाद है। चलो खाना खाते हैं। क्या यार, हम डेली पनीर टिंडी भिंडे पर अटके रहते हैं। हमें तो भगवान का और अपने घर की औरतों का हाथ चूमना चाहिए जो हमें पेट भर के खाने को मिलता है। पवन और रजत ऑफिस में मजे से लंच खा रहे थे तो वहीं शीतल और पूजा एक थैला खरीद कर लाती है और जब गली में सब्जी बेचने वाला आता है तो उसके सारे टिंडे खरीद लेती है, जो देखकर उसकी पड़ोसन उससे कहती है, आशा बहन आज तुम्हारे घर में टिंडे की पार्टी है क्या? तुम्हारी बहू ने सारे टिंडे खरीद लिए। अब क्या बताऊं बहन, मेरे घर में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे घर के सभी लोग अपनी मनमानी करने लगे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। बहन जी, जिस घर में बेटे बहू होते हैं ना उस घर में ऐसे ही कलह होता है। लड़ते ये दोनों हैं और पीसते हम लोग हैं। वही तो बहन, पर अब मैं क्या बोलूं, ना मेरी बहू सुनती है ना ही बेटा, और मुझ बुढ़िया मेरा तो कहाँ घर में कुछ चलता है। आशा सुमित्रा से बात करके घर में जाती है और देखती है कि उसकी दोनों बहुएं साथ में बैठकर टिंडे छिल रही है और काट रही है। वो ये क्या पागलपंती है, तुम तो जानती हो अपने पतियों को, फिर भी ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गई हो। तुम लोग इतने सारे टिंडे लेकर आ गए, कौन खाएगा? अगर सारे टिंडे बर्बाद हो गए तो पैसे भी गए, मेहनत भी गई और सब्जी भी गई। माँ जी, अभी दीदी से कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उनका गुस्सा शांत होगा तो वो इन टिंडों का भी कुछ जुगाड़ कर देंगी। माँ जी आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी बहू में इतनी खूबी है कि अगर वो कुछ करने की ठान लेना तो वो करके दिखाती है। इन्होंने एक आदमी की बात की थी ना, आप देखना शाम को मैं मोहल्ले के बाहर ठेला लगाऊंगी टिंडे की सब्जी और रोटी का। फिर देखना कैसे लोग पनीर छोड़कर मेरे टिंडे लेने आते हैं और आज कहेंगे वो दोनों भाई बाहर से लाकर खाना। अपनी बहू की बात सुनकर आशा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में राहुल घर आता है और इतने सारे टिंडे देखकर रोते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मा कल पापा से लड़ाई करके आप इतने सारे टिंडे लेकर आ गए, मैं टिंडे नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं राहुल, ये टिंडे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए पनीर भुर्जी बनाकर रखी है, जाओ वो खा लो। पनीर भुर्जी का नाम सुनकर राहुल भागकर रसोई में जाता है और अपना खाना खुद निकालकर बैठकर खाने लगता है। अब कुछ ही देर में पूजा और शीतल घर में 10 किलो टिंडे की सब्जी बनाती है और काफी सारा आटा गूंथ कर ठेले पर लगा लेती है और शाम के 7 बजते ही अपना ठेला लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के पास लग रहे छोटे से बाजार में खड़ी हो जाती है। शीतल के टिंडे की खुशबू पूरे बाजार में घूमने लगती है, जिसे सूंघते हुए कुछ लोग बाजार में ही आपस में बात करते हैं। क्या खुशबू आ रही है ना, समझ में नहीं आ रहा खुशबू किस चीज की है। माँ खुशबू उस ठेले से आ रही है। पर ये क्या, ठेले के ऊपर लिखा है गरम गरम टिंडे और रोटी। लगता है ये औरत पागल हो गई है, पनीर छोड़कर भला कौन इसके टिंडे खाएगा। वो औरत जब अपनी बेटी से ये बात बोल रही थी तभी शीतल के ठेले पर 2 आदमी आते हैं जो उसे 1 प्लेट रोटी और टिंडे की सब्जी लगाने को कहते हैं। मैं तो भाई रोज रोज पनीर खाकर परेशान हो गया हूँ, बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, पर मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, बीवी बच्चे है नहीं जो अच्छा बना कर खिला सके, इसलिए जब तुम्हारा ठेला देखा तो मैं भी टिंडे खाने आ गया, क्योंकि मुझे ना टिंडे बहुत पसंद है। इंसान डेली डेली पनीर नहीं खा सकता, पर टिंडे घिया तोरी तो खा सकता है। बस ये सारी चीजें ना सेहत के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने, पर कुछ लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अभी मैं आपके लिए 1 प्लेट रोटी और सब्जी लगा देती हूँ, फिर आप खाकर बताना कैसा लगा आपको स्वाद। शीतल जल्दी से अपने दोनों ग्राहकों को 1 प्लेट खाना लगाती है, जिसे खाते ही वे लोग उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। वाह बेटा वाह, क्या खाना बनाया तुमने, घर की याद आ गई। बिल्कुल ढाबा स्टाइल टिंडा बनाया तुमने। जब इतना अच्छा हुनर है तुम्हारे अंदर तो ये ठेला खोल कर क्यों बैठी हो। मैं तो कहता हूँ ढाबा खोल लो और अपने ढाबे का स्पेशल खाना रख दो टिंडा, देखना तुम्हारे ढाबे पर बहुत भीड़ होगी। थैंक यू अंकल जी तारीफ करने के लिए। दीदी आप सच कहती थी, बाहर लोगों को पनीर से ज्यादा टिंडे पसंद है। वैसे अंकल का आइडिया बुरा नहीं है, हमें ढाबा खोल लेना चाहिए, और अगर ढाबा खुल गया तो आप पता नहीं कितने लोगों को टिंडे खिला पाओगी। और जेठ जी का चैलेंज तो यूं चुटकियों में पूरा कर दोगी। चैलेंज तो एक आदमी का था पूजा, वो तो मैंने पूरा कर लिया। पर अब समझ में आ गया है कि घर के मर्दों को ये एहसास दिलाने का कि घर की औरतें कमजोर नहीं होती, और वो जो घर में खाना बनाती है वो घर के मर्दों को छोड़कर बाकी सभी को कितना पसंद होता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घर का खाना नहीं मिलता और वो घर का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं।
ग्राहक के ही द्वारा शीतल को एक बेहतरीन आइडिया मिलता है और वो रात को 10 बजे घर आती है, जहां पूजा और शीतल को देखते ही रजत और पवन पेट पकड़कर उनसे खाना मांगते हैं। अरे कहाँ चली गई थी आप दोनों? पता भी है राहुल बेचारा भूखा सो गया। हम लोग भी 8 बजे से घर पर बैठे भूख से तड़प रहे। माँ बता रही थी आप दोनों ने अपना खुद का ठेला खोल लिया। अरे भाभी भूल जाओ ना, रात गई बात गई। देवर जी, आप भूल जाओ बात को, मैं तो नहीं भूलूंगी। और आपने मुझे चैलेंज दिया था ना कि मैं बाहर के एक आदमी को अपने हाथ का टिंडा खिलाकर दिखा दूं। आज मैंने एक नहीं अनेकों आदमी और औरतों को अपने हाथों का टिंडा खिलाया है, बदले में कमाई भी की है। आप लोग भी बाहर जाकर खा लो। जब कुछ दिन बाहर पनीर खाओगे ना, तब घर के टिंडे पसंद आएंगे। अरे यार, तेरी भाभी ने तो परेशान कर रखा है। रजत और पवन शीतल से अब परेशान होने लगते हैं, तो वहीं शीतल अब रुकती नहीं है। अगले दिन बाहर जाकर जमीन का पता करती है और बड़ी मुश्किल से उसे हाईवे के साइड पर एक बड़ी सी किराए पर जमीन मिलती है, जो रात को वो अपने पति, देवर और बच्चे और सास को दिखाती है। मम्मा, ये जमीन तो बहुत बड़ी है और हाईवे पर है। देखो कितनी सारी गाड़ियां यहाँ से आ रही है, जा रही है। अब हम लोग यहाँ रहेंगे क्या? यहाँ हमारा घर बनेगा? अरे नहीं बेटा, यहाँ हमारा घर नहीं, हमारा ढाबा बनेगा। क्या ढाबा? शीतल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ढाबा चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये जमीन तुम्हें कितने में मिली? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि ये जमीन खरीद सकूं, इसलिए ढाबे का सपना भूल जाओ। देखिए जी, आपको छोड़कर बाकी सभी को मेरे हाथ के टिंडे बहुत पसंद है और ढाबा तो इसी जगह खुलेगा, और इसके लिए मुझे ये जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 महीने का एडवांस किराया दे दिया है। कल से ही मैं यहाँ काम शुरू करवाऊंगी और मेरे ढाबे का स्पेशल फूड होगा मेरे हाथों के स्पेशल टिंडे। फिर जाकर देखना आप कैसे लोग पनीर को छोड़कर टिंडे खाते हैं। रजत शीतल की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। कुछ ही देर में शीतल अपने पूरे परिवार के साथ घर आती है और अपने घर वालों को फिर से पनीर बनाकर देती है। अगले दिन पवन और रजत ऑफिस जाते हैं और उनके जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी हाईवे की उस जमीन पर जाती है और अपने ढाबे के लिए तिरपाल लगाती है। साथ ही कुछ टेबल कुर्सी का भी इंतजाम करती हैं। शीतल अपने ढाबे का नाम रखती है ढाबे के स्पेशल टिंडे। कुछ ही देर में नया ढाबा देखकर वहां रुकने वाले लोग ढाबे पर आते हैं। ढाबे के स्पेशल टिंडे। सब अपने ढाबे पर पनीर, छोले, दाल, राइस, पराठे जैसी डिश रखते हैं और तुमने अपने ढाबे में टिंडे रखे हैं। लगता है तुम्हारे टिंडे बहुत स्पेशल हैं, इसलिए तुम मुझे अपने ढाबे का स्पेशल टिंडा और रोटी ही लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस 5 मिनट दो, मैं अभी हमारे ढाबे का स्पेशल टिंडा और रोटी लेकर आती हूँ आपके लिए। 1 प्लेट मेरे लिए भी खाना लगा देना। पूजा ढाबे पर आए कुछ लोगों का ऑर्डर लेकर शीतल के पास जाती है और शीतल उन सभी के लिए जल्दी से टिंडे की सब्जी में तड़का लगाकर उन्हें खाना परोसती है और रात का बचा हुआ खाना लेकर घर आती है। जैसे ही घर आती है, उसकी कुछ पड़ोसन उसके पास आती है। बहू, मैंने सुना है तुमने अपना खुद का ढाबा खोल लिया है। ढाबे का खाना तो हर किसी को पसंद है और तुम्हारे हाथ का खाना तो मेरे घर में सब बहुत प्यार से खाते हैं। एक काम करो ना, 1 प्लेट टिंडे की सब्जी मुझे दे दो। दरअसल ना आज घर में मैंने खाना नहीं बनाया। तुम्हारे अंकल जी रात को लेट आते हैं ना, तो अब सोच रही हूँ कि उन्हें तुम्हारे हाथ का टिंडा ही खिला दूं। मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और वो खुशी से खा भी लेंगे। देख लो रजत जी, सिर्फ मोहल्ले वालों को नहीं, बाहर वालों को भी मेरे हाथ का टिंडा इतना पसंद है कि मेरे ढाबे पर आकर पनीर को छोड़कर मुझसे मेरी स्पेशल डिश टिंडा ही मांगते हैं। आंटी जी 10 मिनट रुकिए, मैं अब भी आपके लिए 1 प्लेट टिंडा लेकर आती हूँ। वैसे भी ना आज ढाबे पर थोड़ा खाना बच गया था। शीतल का पति तो शॉक था। शीतल एक टिफिन में अपनी पड़ोसन को टिंडे की सब्जी पैक करके देती है। कुछ ही देर बाद, अरे भाई, मेरी माँ मेरी बीवी, तुम ही चैलेंज जीत गई। मैंने 1 आदमी का कहा था और तुमने अब तक 1000 आदमी को खिला दिया। अब मुझे भी पनीर नहीं खाना, तुम अपना स्पेशल टिंडा ही दे दो, मुझे वही खाऊंगा मैं। और आज से मुझे लंच में जो भी मिलेगा मैं वही खा लूंगा। भैया, आपकी तरफदारी करके आपकी और भाभी के बीच की लड़ाई में मैं भी पिस गया। लड़ाई हो या चैलेंज, जो भी हो रहा है, इससे एक बात तो अच्छी हुई, मैंने और दीदी ने मिलकर अपना खुद का ढाबा खोल लिया। और अच्छी बात तो यह है कि हमारे ढाबे पर लोग हमारे हाथ का स्पेशल टिंडा खाने के लिए आते हैं। वो तो आएंगे ही ना बहू, आखिर वो मेरी बहू की स्पेशल डिश जो है। अपने घर वालों की बात सुनकर अब शीतल को काफी अच्छा लगता है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर काफी देर तक हंसी मजाक करते हैं। अब हमेशा पूजा और शीतल सुबह जल्दी उठकर अपने ढाबे पर जाते, उसे अच्छे से चलाते। साथ ही छुट्टी वाले दिन पवन और रजत भी ढाबे पर आकर अपनी बीवी की मदद करवाते। शीतल,
तुम्हारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा है। लगता है मुझे अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ अब ढाबा ही संभालना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर मुझे आप दोनों की जरूरत नहीं है। आप दोनों अपना ऑफिस संभालो और वहां के लोगों को हमारे ढाबे के बारे में बताओ। ढाबे के लिए मैंने कुछ लोगों से बात की है, 1-2 दिन में एक लड़का या लड़की रख लूंगी। मैडम, यहाँ पर वेटर कौन है? हमारा ऑर्डर कौन लेगा? जी मैडम, मैं भी आता हूँ। इतना बोलकर पवन उस औरत के पास उसका ऑर्डर लेने के लिए जाता है, जहां औरत मेनू कार्ड से देखकर टिंडे ऑर्डर करते हुए कहती है, किसी भी ढाबे होटल पर जाओ, वहाँ सिर्फ पनीर, छोले, राजमा, चावल, रोटी ही मिलती है, पर ये इकलौता ऐसा ढाबा है जहाँ टिंडे मिलते हैं। मैंने तुम्हारे ढाबे का बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ स्पेशल टिंडे ट्राई करने के लिए। जल्दी से टिंडे और रोटी लगा दो, उसके बाद देखूंगी कुछ और। बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ के टिंडे है ही मशहूर। हमारे ढाबे के टिंडे हमारे पूरे शहर में नहीं मिलते, सिवा हमारे इस ढाबे में। आप बस 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। पवन ढाबे पर आए सभी ग्राहकों का ऑर्डर लेकर अपनी भाभी के पास जाता है, जिसके बाद रजत, पूजा और पवन मिलकर सभी ग्राहकों को उनका ऑर्डर देते हैं और धीरे धीरे उनका काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रजत और पवन भी अपना ऑफिस छोड़कर अब ढाबे पर बैठना शुरू कर देते हैं। साथ ही बर्तन धोने और टेबल साफ करने के लिए वो लोग एक लड़का भी रख लेते हैं। बेटी के गाल पर चांटा। कौन है इतनी रात को? मीरा अंदर आती है, उसकी सांस फूली हुई थी। अरे वाह, महारानी पधार गई है। 7 बज गए। 7 कितनी बार कहा है 6 बजे तक घर आ जाना चाहिए। पापा, वो लाइब्रेरी में थी, प्रोजेक्ट की वजह से देर हो गई। प्रोजेक्ट? अरे सब बहाने है। कल भी प्रोजेक्ट था, परसों भी प्रोजेक्ट था। लड़की हो तुम, लड़की समझ में नहीं आता क्या? लोग क्या कहेंगे? अंधेरा होने के बाद लड़की सड़क पर घूम रही है। पापा, कॉलेज से सीधे घर तो आई हूँ, कोई घूमने नहीं गई थी मैं। सुनीता रसोई से आती है। क्या हो रहा है यहाँ? मीरा तो फिर देर से आई। देखो सुनीता, इस लड़की को कल को कुछ हो गया तो, अगर कोई छेड़खानी कर दे तो, अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे संभालना आता है अपने आप को। चुप, बिल्कुल चुप। बड़ों से बहस करना सीख गई हो। कल से नियम है 5 बजे तक घर, बस। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो कॉलेज जाना बंद। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपने कमरे में चली जाती है। मीरा नीली जींस और टॉप पहनकर तैयार होती है, नीचे आती है तो राजेश अखबार पढ़ रहे थे। ये क्या पहना है तूने? कपड़े पापा, कॉलेज जाना है। कपड़े? ये कपड़े? आधा शरीर दिख रहा है बाहर। जाकर सूट सलवार पहनकर आ, और दुपट्टा भी ठीक से ओढ़ना। पापा, ये टॉप बिल्कुल ठीक है, सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है। सभी लड़कियां कुएं में कूद जाए तो तू भी कूद जाएगी क्या? हमारे घर की लड़की है तू, हमारी इज्जत है तू। तेरे कपड़ों से हमारी पहचान बनती है समाज में। अब जा जल्दी से बदल कर आ, वरना मत जाना कॉलेज। मेरा बेटा पापा की बात मान ले, अच्छी लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, लोग क्या कहेंगे। माँ, आप भी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? जब तक इस घर में रहेगी तब तक मेरी मर्जी चलेगी, समझी? अब जा बदल गया। मीरा रोते हुए अपने कमरे में जाती है। तभी रोहित फटी जींस और बनियान पहनकर नीचे आता है, उसके बाल बिखरे हुए थे। अरे वाह, मेरा बेटा कितना स्टाइलिश लग रहा है, नजर उतारूं मैं तेरी? अरे माँ जोड़ो ना, देर हो रही है कॉलेज के लिए। राजेश अखबार से नजर उठाकर देखते हैं। जा बेटा जा, आज के जमाने का फैशन है, अच्छा लग रहा है वैसे। मीरा सीढ़ियों से उतरती है, इस बार वो जींस और कुर्ती पहनकर आती है। वाह, रोहित भैया को तो कुछ नहीं कहा, फटी जींस पहनी है उन्होंने, मुझे तो रोज टोका जाता है। वो लड़का है, उसे जो मर्जी पहने। और मैं क्या हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना। देखो मीरा, लड़का है वो गलत रास्ते पर जाए तो मैं चाटा मारकर सही कर सकता हूँ, समझाया जा सकता है, लेकिन बेटियों पर हाथ भी नहीं उठाया जाता, इसीलिए पहले से ही रोक टोक करनी पड़ती है। तो आप मानते हैं कि हाथ ना उठाना प्यार है, लेकिन मेरी आजादी छीन लेना, मेरे सपने कुचल देना, ये क्या है? ये तो हर रोज मेरी इज्जत पर चांटा मारना है। मीरा, बहुत हो गया, चुप रहे अब। मीरा कुछ नहीं कहती और कॉलेज के लिए निकल जाती है। फिर एक रोज मीरा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, रोहित घर आता है। अरे वाह, क्या महक आ रही है, आज क्या बनाया माँ? मीरा ने बनाया है बेटा, पनीर की सब्जी और पराठे। मीरा, तू तो कमाल की कुक बन गई है यार। होना भी तो चाहिए, लड़की को ये सब आना ही चाहिए, कल को ससुराल में काम आएगा। मैं क्यों बनाऊंगी खाना? मेरा पति बनाएगा, वो क्या करेगा? जब नौकरी दोनों करेंगे तो खाना भी तो दोनों ही बनाएंगे ना, क्यों माँ?
सब मीरा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे उसने कोई चुटकुला सुनाया हो। पापा मीरा की पढ़ाई का क्या सोचा? उसके रिजल्ट देखे? फर्स्ट डिवीजन आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। दिल्ली? पागल हो गई हो क्या? लड़की को अकेले दिल्ली भेजूंगा? कभी नहीं, यही लोकल कॉलेज में ठीक है, घर से आती जाती रहेगी। पापा प्लीज, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वहाँ की डिग्री की बहुत वैल्यू है, मेरा करियर बनेगा। करियर? लड़की को करियर की क्या जरूरत? अरे पढ़ लिख ली थोड़ा बहुत बस, अब शादी करनी है, घर संभालना है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पापा ये क्या बात हुई आज के जमाने में? चुप रहो रोहित, तुम्हें दिल्ली भेजा, जॉब दिलवाई, सब किया, लेकिन लड़की का मामला अलग है। लड़की को घर में रहना चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। मीरा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह मीरा खुशी से दौड़ती हुई आती है, हाथ में एक लिफाफा है। पापा मेरा एडमिशन हो गया जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, वो भी फुल स्कॉलरशिप पर। क्या? जर्मनी? हाँ माँ, मैंने अप्लाई किया था, मुझे सिलेक्ट कर लिया, पूरा खर्चा वो लोग देंगे, ये देखो लेटर। राजेश लेटर फाड़ कर फेंक देते हैं। कभी नहीं, मेरी बेटी अकेले विदेश जाएगी, कभी नहीं, लड़की को इतनी दूर नहीं भेज सकता मैं। पापा प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, स्कॉलरशिप मिली है मुझे। मैंने कहा ना नहीं, लड़की अकेले विदेश में क्या करेगी, वहाँ कौन देखेगा तुझे, नहीं जाना है बस। तभी रोहित आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। पापा मेरी जॉब चली गई, प्रोजेक्ट में गलती हो गई थी, कंपनी ने निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, तू तो बहादुर है, दूसरी जॉब मिल जाएगी। हाँ बेटा, तू इतना टैलेंटेड है, कहीं भी काम मिल जाएगा। क्या? रोहित भैया की गलती पर भी तारीफ और मेरी मेहनत पर मना? मीरा चुप रहे, लड़का है वो, उसे संभाल लूंगा, लेकिन तू लड़की है, तेरी जिम्मेदारी है मुझ पर, नहीं जाना विदेश, बात खत्म। मीरा जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। फिर अगले रोज अनन्या मीरा को गले लगा लेती है, दोनों रोती हैं। मीरा, मुझे नहीं पता था तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है, मैं तो यही सोचती थी तू बहुत लकी है। कोई लकी नहीं है अनन्या, ना तू ना मैं, दोनों ही अलग अलग तरीकों से पीड़ित है। फर्क बस इतना है कि तेरे गाल पर निशान दिखता है और मेरे दिल पर निशान छुपा रहता है। तभी मीरा का फोन बजता है। हाँ प्रिया बोल। यार आज मॉल चले क्या, नई मूवी आई है, बाकी सब लड़कियां भी आ रही है। रुक मैं पूछती हूँ। मीरा नीचे आती है, राजेश टीवी देख रहा है। पापा मुझे प्रिया के साथ मॉल जाना है, मूवी देखने। मॉल मूवी किसके साथ? प्रिया और कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। लड़के भी होंगे ना उसमें? हाँ पापा, मिक्स ग्रुप है। नहीं बिल्कुल नहीं, लड़की हो तुम, लड़कों के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी लड़कों के साथ मॉल में घूम रही है। पापा सब फ्रेंड्स है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। गलत है, बहुत गलत है, लड़की का लड़कों से दोस्ती, ये सब पश्चिमी संस्कृति है, हमारे घर में नहीं चलेगा। मेरा बेटा पापा सही कह रहे, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो मैं क्या करूं, घर में बंद होकर बैठी रहूं, मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, घर में रहो, किताबें पढ़ो, माँ के साथ काम करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब शादी हो जाएगी तब पति के साथ जाना, जहाँ मर्जी। पापा थोड़ा समझिए ना, एक मूवी देख लेने से क्या हो जाएगा? रोहित तुम बीच में मत बोलो, तुम लड़के हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लड़की की इज्जत का मामला है, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। इज्जत 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 हमेशा यही, और मेरी इज्जत का क्या, मेरी खुशी का क्या, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? राजेश जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। बस एक शब्द और नहीं, जाओ अपने कमरे में, और अब फोन भी दे दो, ज्यादा दोस्ती हो गई है ना, अब फोन भी नहीं चलाना। पापा प्लीज। मैंने कहा फोन दो। मीरा रोते हुए अपना फोन देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सब खाने के टेबल पर बैठे हैं, सन्नाटा है। मीरा चुपचाप खाना खा रही है। सुनीता, कल से मीरा को सुबह उठकर घर के सारे काम सिखाना शुरू करो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ, लड़की को ये सब आना चाहिए। जी ठीक है। पापा मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना होता है। लाइब्रेरी की क्या जरूरत है, घर में पढ़ लो, और पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है घर का काम सीखना, ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए है, समझी? पापा इतना क्यों,
मीरा पढ़ भी लेगी और घर का काम भी सीख लेगी। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ता ना। लड़का हो, बाहर जाओ, जॉब करो, मौज करो, लेकिन लड़की को ये सब सीखना ही पड़ेगा। तो क्या लड़का होने से सब छूट मिल जाती है और लड़की होने से सिर्फ घर में बंद रहना, ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ नहीं, परंपरा है, समाज का नियम है। लड़की और लड़के में फर्क होता है, ये हमेशा से चलता है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। राजेश की आवाज भी तेज होती है। गलत सही मैं तय करूंगा, मैं बाप हूं तुम्हारा, जो मैं कहूं वो करो बस। मीरा रोने लगती है। आपने कभी मेरे गाल पर चाटा नहीं मारा पापा, लेकिन हर रोज मेरी इज्जत पर, मेरे सपनों पर, मेरी आजादी पर चाटा मारते हैं और वो ज्यादा दर्द देता है। फिर अगले रोज ऑफिस में सभी लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाई का डिब्बा घूम रहा है, सहकर्मी वर्मा सबको मिठाई बांट रहे हैं। वाह वाह वर्मा जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया, जर्मनी की स्कॉलरशिप जीत ली। हाँ भाई, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। पूरे यूरोप से हजारों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और मेरी प्रिया को सिलेक्ट कर लिया गया। और वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ, ट्यूशन, रहना, खाना, सब कुछ फ्री में। वर्मा जी, आप तो बहुत खुश होंगे। खुश? अरे मैं तो गर्व से फूला नहीं समा रहा। अगले महीने भेज रहा हूँ उसे, सारी तैयारी हो गई है। वाह, बेटी को इतनी दूर भेजने में डर नहीं लग रहा? डर? अरे भाई, बेटी है तो क्या हुआ, उसका भी हक है अपने सपने पूरे करने का। मैं क्यों रोकूं उसे? राजेश एक कोने में खड़ा है, धीरे से बोलता है। मेरी बेटी को भी मिला था ये मौका। सब उसकी तरफ देखते हैं। क्या आपकी मीरा को भी स्कॉलरशिप मिली थी? हाँ, जर्मनी की ही यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था, लेकिन मैंने उसे भेजा नहीं। सब चुप हो जाते हैं। फिर मल्होत्रा हंसता है। अरे शर्मा जी, आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आकर कैसे मिस कर सकता है? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ शर्मा जी, अगर सच में आपकी बेटी को मिला भी होता तो आज आप भी मिठाई बांट रहे होते। आप वर्मा जी से जलन के मारे ऐसा बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सच में मीरा को मौका मिला था, लेकिन लड़की चाहते कैसे भेज दो अकेले विदेश, लोग क्या कहेंगे? तो क्या वो लड़की है? लड़की होने से क्या उसके सपने खत्म हो गए? शर्मा जी, कम से कम जलन के मारे झूठ तो मत बोलिए, ये बहुत बुरी बात है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास लेटर भी है। वो अपने फोन में ढूंढता है और दिखाता है। शालिनी देखती है और हैरान रह जाती है। ये तो असली है। ओ माय गॉड शर्मा जी, आपने सच में अपनी बेटी को रोक दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ये तो आपने बहुत गलत किया शर्मा जी, बहुत गलत। आप कैसे अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा करना। मेरी बेटी को ऐसा मौका मिले तो मैं तो उसके पैर छू लूं। शर्मा जी, ये 21वीं सदी है, लड़की लड़के में फर्क करने का जमाना गया। आपने अपनी बेटी के ही पंख काट दिए। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको लग रहा है कि आपने सही किया। आपको तो शर्म आनी चाहिए शर्मा जी। राजेश चुप खड़ा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। सारे ऑफिस वाले उसे घूर रहे हैं। वो धीरे से अपनी सीट पर जाता है और बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। रात को सब खाने के टेबल पर बैठे हैं। राजेश की प्लेट भरी है पर वो खा नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू है। वो अचानक उठता है और मीरा के पास जाता है। घुटनों के बल बैठ जाता है। मीरा चौंक जाती है। पापा, ये क्या? मीरा, मुझे माफ कर दो। आज ऑफिस में सबने मुझे गलत कहा जब मैंने बताया कि तुझे स्कॉलरशिप मिली थी, पर मैंने नहीं भेजा। मुझे शर्म आ गई बेटा। मैंने सोचा था मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैं तो तेरे सपनों को मार रहा था। मैंने तुझे कभी चाटा नहीं मारा, लेकिन तेरे सपनों पर, तेरी खुशी पर, तेरी आजादी पर रोज रोज हाथ उठाया। काश मैंने तुझे गलती पर चाटा मार दिया होता और सही करने पर उड़ने दिया होता। काश मैंने तुझे लड़की की तरह नहीं, इंसान की तरह देखा होता। वो मीरा के पैर छूता है। मुझे माफ कर दे बेटा। जा विदेश, कर पूरे अपने सपने। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मीरा रोते हुए पापा को गले लगाती है। पापा, मुझे बस यही चाहिए था, आपका भरोसा, आपकी इजाजत। मैं हमेशा आपकी अच्छी बेटी रहूंगी, लेकिन अब अपनी जिंदगी भी जीऊंगी। दरवाजे की घंटी बजती है। सुनीता दरवाजा खोलती है। अरे भाभी जी, आइए आइए, कितने दिनों बाद आई हैं। बुआ, अंजलि और उनकी बेटी अनन्या अंदर आती है। अनन्या जीन्स और टी शर्ट में है, बाल खुले हैं। अरे दीदी, कैसी हैं आप? अनन्या तो बड़ी हो गई। बस भैया ठीक हूँ। अनन्या, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। मीरा नीचे आती है। दोनों लड़कियां गले मिलती है। अनन्या, कब आई तू? अभी अभी। चलना तेरे कमरे में चलते हैं। दोनों ऊपर जाती हैं। अनन्या बिस्तर पर बैठती है।
यार मीरा तो कितनी लकी है। लकी मैं? तू मजाक करी है क्या? अरे सच में, तेरे मम्मी पापा तुझे मारते नहीं ना। मेरी माँ तो बात बात पर थप्पड़ जड़ देती है। कल ही देर से घर पहुंची तो 2 चांटे लगा दिए। देख ये निशान अभी तक है। मीरा उसका चेहरा देखती है। अनन्या ये तो बहुत गलत है। हाँ यार, बस अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन तू ना सच में लकी है, तेरे पापा कभी नहीं हाथ उठाते ना। मीरा चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, नहीं उठाते। लेकिन अनन्या तू जानती है मेरी जिंदगी कैसी है। तेरी माँ तुझे मारती जरूर है, लेकिन तुझे जीने तो देती है ना। मतलब तू जो चाहे कपड़े पहन सकती है, दोस्तों के साथ घूम सकती है, रात 8 बजे भी घर आ सकती है, तेरी अपनी गाड़ी है, तू अकेले बाइक चलाती है। तेरी माँ ने तुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा। तू अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक रखती है ना। हाँ वो तो है। माँ कहती है बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है। गलती करोगी तो सजा मिलेगी, मेहनत करोगी तो इनाम मिलेगा। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मुझे तो सांस लेने की इजाजत भी नहीं है अनन्या। मेरे पापा मुझे मारते नहीं है, ये सच है, लेकिन वो मेरे हर सपने को मार देते हैं, मेरी हर खुशी को मार देते हैं, मेरी आजादी को मार देते हैं। रोज रोज मार देते हैं मुझे बिना हाथ उठाए। सब चाय पी रहे हैं। अनन्या का फोन बजता है। हाँ राज बोल। हाँ आ रही हूँ, 10 मिनट में निकलती हूँ। किसका फोन था? राज का माँ, उसकी बर्थडे पार्टी है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन रात 10 बजे तक घर आ जाना, समझी? हाँ माँ। दीदी आप अनन्या को लड़कों के साथ जाने देती हैं? हाँ भैया, राज उसका बचपन का दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है लड़का है या लड़की, दोस्त दोस्त होता है। लेकिन दीदी लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे ही भैया। मैं अपनी बेटी पर भरोसा करती हूँ, उसे सही गलत का फर्क सिखाया है मैंने। अब वो खुद जिम्मेदार है अपनी जिंदगी की। मीरा ध्यान से सुन रही थी। भाभी जी लेकिन इतनी छूट, लड़की है आखिर। तो क्या हुआ सुनीता, लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। गलती करेगी तो सजा मिलेगी, चाहे थप्पड़ ही क्यों ना लगे, लेकिन मैं उसे कैद नहीं करूंगी। मैं उसे पंख दूंगी उड़ने के लिए, पिंजरा नहीं। चलती हूँ माँ, बाय मीरा। अनन्या चली जाती है। मीरा खिड़की से बाहर देख रही है, नीचे से आवाजें आती है। अरे पागल लड़की, 10 बजे कहा था, 10:30 बज गए। सॉरी माँ, ट्रैफिक था। थप्पड़ की आवाज आती है। एक बार और लेट हुई ना तो 2 और लगाऊंगी, समझी? हाँ माँ सॉरी। अच्छा बता कैसी रही पार्टी? बहुत मजा आया माँ, केक बहुत टेस्टी था और सब दोस्त भी मिल गए। अच्छा चल अब सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है ना, तुझे जिम भी तो जाना है। हाँ माँ, गुड नाइट। मीरा सोचती है, उसकी आंखों में आंसू है। दोनों बगीचे में बैठी हैं। यार मीरा, कल रात माँ ने फिर मारा, लेकिन तू ना सच में लकी है। तेरे पापा तो बहुत प्यारे, कभी हाथ ही नहीं उठाते। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अनन्या सुन, तेरी माँ तुझे मारती है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हिंसा कभी सही नहीं होती। लेकिन तू एक बात सोच, तेरी माँ तुझे मारती है और फिर तुझसे पूछती भी है कैसी रही पार्टी, तुझे जिम भेजती है, तुझे बाइक चलाने देती है, तुझे अपनी जिंदगी जीने देती है। गलती करने पर सजा देती है, लेकिन सही करने पर आजादी भी तो देती है ना। हाँ वो तो है। और मेरे पापा, उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, ये सच है। लेकिन तू जानती है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटियां इतनी नाजुक होती है कि उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये नाजुकता उनकी नजर में मेरी कमजोरी है अनन्या, इसीलिए मुझे कहीं जाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। उन्हें लगता है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी खुद को। उन्होंने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया। अनन्या चुप है। तेरी माँ तुझे बेटी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखती है अनन्या। गलती करोगी तो डांट खाओगी, चाटा खाओगी, लेकिन सही करोगी तो आजादी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। लेकिन मेरे घर में मैं गलती करूं या सही फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस बेटी की तरह देखा जाता है, और बेटी का मतलब कैद, बेटी का मतलब रोक टोक, बेटी का मतलब चुप रहना, सहना, मानना। मीरा रोने लगती है। तेरी माँ तेरे गाल पर चाटा मारती है अनन्या, वो गलत है, लेकिन मेरे पापा, वो तो मेरे सपनों पर चाटा मारते हैं, मेरी आजादी पर चाटा मारते हैं, मेरी खुशी पर चाटा मारते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो इसे प्यार समझते हैं। उन्हें लगता है वो मेरी रक्षा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझे मार रहा है।
रोज रोज मार रहे बिना हाथ उठाए।